Now next question is question number 11. Next question is question number 11. देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, determine k so that k square plus 4k plus 8. अब ध्यान से देखना, 2k square plus 3k plus 6 और 3k square plus 4k plus 4 are three consecutive terms of an AP. Again important question. मुझे बताओ क्या आपको ये रिलेशन, जो आपको जब हमने एनसीईआरटी का चैप्टर किया था वहां पे हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि भैया अगर तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ए बी सी, किसकी, एपी की, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है कि अगर फर्स्ट टर्म में मैं थर्ड टर्म को ऐड करता हूं तो सेंट्रल टर्म के ट्वाइस के इक्वल होगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2 3 4 ये एपी है, 2 + 4 अगर मैं करता हूँ फर्स्ट और थर्ड को ऐड करता हूँ सेंट्रल टर्म के, ये क्या होगा, डबल के इक्वल होगा। आ रहा है? और ले लो कॉन्जिक्यूटिव 5 6 7, 5 + 7 ले लो, फर्स्ट और थर्ड टर्म का अगर मैं सम करता हूँ, क्या वो सेंट्रल टर्म के डबल के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। समझ आ गया? तो यही चीज आपको यहाँ पर करनी है। भैया ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये हो गया ए, ये आपकी सेकंड टर्म है बी, ये हो गया सी। कॉन्जिक्यूटिव का है ना उसने, तो कहने से दैट ए + सी मींस ये वाली जो टर्म है अगर इसमें मैं इसको ऐड करता हूं तो वो इसके डबल के इक्वल होगी। पहले इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये इस क्वेश्चन का जो है मेन पॉइंट, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको इसमें। वी नो दैट इफ ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो सम होता है वो सेंट्रल टर्म के क्या होता है, डबल के इक्वल होता है। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखो तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इसको आपने ए ले लिया। जो क्वेश्चन में सेकंड टर्म है वो हमारी क्या हो गई, टी, और जो थर्ड टर्म है ये हमारी सी हो। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। इसको क्या लिया आपने, फर्स्ट टर्म में तो क्या होगी ये ए, सेकंड है तो क्या होगी डी, और थर्ड वाली क्या होगी सी। पहले बताओ इतनी कहानी क्लियर है? चलूं मैं आगे, ठीक है। अब आप इस कंडीशन का यूज करोगे कि ए + सी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी के इक्वल होता है, तो कहने से दैट दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस टर्म, यस और नो? ये समझ में आ गया? ठीक है, तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो देखो ये हो गया आपका a + सी, ये सी हो गया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, ये आपका हो गया बी। पहले बताओ सारी चीजें क्लियर है? क्लियर है तक? ठीक है, अब देखो k² + 3k² क्या होगा, 4k², 4k + 4k क्या होगा, 8k, और 8 + 4 क्या होगा, 12। ये सब बताओ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद देखो इक्वल टू में 2 2 जा 4k² + 2 3 जा 6k + 2 6 जा 12। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 4k² सेम वैल्यू है, अपोजिट साइड में कैंसिल हो जाएगी बिकॉज प्लस यहाँ आके माइनस ही होगा। 8k ये +6 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -6k। ऐसे ही जो 12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। तो 8k - 6k क्या हो जाएगा, 2k, और 12 - 12 0, तो वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगी, 0। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, के की वैल्यू पुट करके देखेंगे। हाँ जी, के की वैल्यू पुट करके देख, हाँ पुट करके देख लो आप। ये देखो 0 पुट करोगे ये भी 0 ये भी 0, तो बचा क्या 8, जहां किया वहां सारा 0 हो जाएगा, बचा क्या 4, यहाँ से तो 8 + 4 बन रहा है, ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या 6, 6 2 जा 12, 8 + 4 12। हो गया? होगी तसल्ली? चलो आगे चल। क्वेश्चन नंबर 12 भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्प्लिट 207 into 3 पार्ट्स। आपको कहा जा रहा है 207 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करो। अब एक चीज इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, उसको ध्यान से सुनना। सच दैट दीज आर इन एपी, सच दैट दीज आर इन एपी, ये क्लियर हो गया? ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट इज 4623। जब भी ऐसा केस आता है ना, जब भी ऐसा केस आता है कि जो 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो और वो क्या है एपी में है, तो आपको 3 पार्ट कैसे लेने हैं? आपको 3 पार्ट ऐसे नहीं लेने ए + डी a + 2d, क्योंकि इससे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको वो 3 पार्ट्स ऐसे लेने, फर्स्ट पार्ट आप ले लो a - d, सेकंड पार्ट आप ले लो a, थर्ड ले लो a + d।
इसमें आपको बेनिफिट है भाई। ये जो तीन पार्ट है, पहले इस चीज से एग्री करते हो, तीनों को प्लस करके आना तो यही चाहिए, क्योंकि इसी के तो आपने तीन हिस्से किए। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है? a माइनस डी प्लस ए, अगर मैं तीनों पार्ट्स को ऐड करता हूँ, शुड बी इक्वल टू 207। इस तरह से लेने से आपको बेनिफिट क्या हुआ कि आपको किसकी वैल्यू मिल गई? टू ए की वैल्यू। एटलीस्ट आपने एक वेरिएबल फाइंड कर, आपको ए की वैल्यू मिली। अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको कुछ, नॉर्मल वे में जाओगे ए प्लस डी से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी इक्वेशन ए और डी में आ जाएगी, और सेकंड इक्वेशन के लिए आपके पास ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन आपकी प्रोडक्ट में जा रही है। समझ में आ रहा है? जब भी किसी चीज को तीन पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना तो इस तरह से लेना आपको, और पार्ट्स के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि लेट थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स आपने कैसे लेने हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस, पहला पार्ट तो ये। और तीनों पार्ट्स आपने किसके किए हैं? 207 के। तो अगर मैं इन तीनों पार्ट्स को प्लस कर दूं तो आना तो यही चाहिए 207। अब देखो माइनस डी प्लस डी अगर कैंसिल होगा तो a प्लस ए 3a इक्वल टू 207। तो आपके पास a आ गया 69। पहले बताओ इतनी चीज क्लियर हो गई? a आपके पास क्या आ गया? 69। चलो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये कहा जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इसमें स्मॉलर पार्ट तो ये दोनों ही हुए ना, ये तो मानते हो? तो कहने से दैट इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a माइनस डी इंटू ए करता हूं तो इट विल बी इक्वल टू 4623। यस और नो? प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट का मतलब a माइनस डी इंटू ए शुड बी इक्वल टू 4623। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? ये जो सेकंड वैल्यूएशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 4623। तो आपने कहा इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू ए माइनस डी, ये जो दो स्मॉलर पार्ट है इनका प्रोडक्ट 4623 है। अब आप ऑलरेडी a की वैल्यू निकाल चुके हो, यहाँ पे पुट कर दो। a की जगह 69, ये हो गया 69 माइनस डी। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4923 इसको कैंसिल करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये क्या होगा? 3 1 जा 3, 1 और 6 16, 3 5 जा 15, 1 2 3 4 जा 12। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, और 3 3 1 जा 3। 1541 को 23 से आप डिवाइड करो। 1541 को 23 से डिवाइड करोगे, 23 6 होता है 138। 154 माइनस 138 करोगे तो 16 आएगा। 1 यहां से कैरी होगा तो 161 हो जाएगा। 23 7 सा होता है 161। तो बेसिकली कहने से 69 माइनस की, जब इसको डिवाइड करके फाइनल वैल्यू तो यही आ गई ना 67। ये क्लियर हो गया? तो प्लस 69 यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस 69। तो माइनस डी इक्वल टू क्या? -2। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया आता। अब आपके जो थ्री पार्ट थे वो क्या क्या होंगे? फर्स्ट पार्ट ये था ना a माइनस डी, ए आपका 69 आया, डी आपका 2 आया, तो फर्स्ट पार्ट तो होगा 67। सेकंड पार्ट आपका a था तो वो हो गया 69। थर्ड पार्ट आपका था a प्लस की, तो 69 प्लस 2। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? 207 के। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 7 20। तो आ रहा है ना 207। ये आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, जब भी पार्ट्स वाला क्वेश्चन आता है किस तरह से लेना है? a माइनस की, ए प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन इट, इसमें है एपी में, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जो सबसे बड़ा वाला एंगल है, अभी आपको एज्यूम करना होगा लेट ए बी द ग्रेटेस्ट एंगल एंड सी बी द लीस्ट एंगल। भाई तीन एंगल ले लो, ए बी और सी, तो तीनों का सब 180 ही होगा ना, ए प्लस बी प्लस। पहली कंडीशन तो ये समझ में आई गई होगी आपको। फिर आप ये मान लो कि ये सबसे बड़ा एंगल है, ये सबसे छोटा एंगल है। तो इसके हिसाब से क्या कंडीशन बन रही है? जो ग्रेटेस्ट एंगल ये है वो सी का डबल होगा। एक तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, दोनों चीजें समझ में आ रही है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, आपको बाकी के एंगल्स फाइंड करने हैं। तो पहले बताओ क्या ये चीज क्लियर है? लेट ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ए को आपने ग्रेटेस्ट माना, सी को स्मॉलेस्ट, इस चीज का ध्यान रखना। ये समझ में आ गया? तो अच्छा ये बताओ क्या ये चीज समझ में आ रही है? अगर एबीसी एपी में है, अगर एबीसी एपी में, तो एपी में मैंने कहा था कंडीशन होती है क्या कि फर्स्ट और लास्ट, लास्ट जो थर्ड टर्म होती है वो सेकंड मिडिल टर्म के किसके इक्वल होती है? समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बताऊं, देखो फिर से बताता हूँ।
क्या आप एग्री करते हो 2 4 6 आपका एपी है? एग्री करते हो इस चीज में, है ना एपी? ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, दोनों को ऐड करो 2 + 6, क्या ये इसके डबल आ रहा है? आ रहा है ना? और दिखा देता हूं आपको, 3 6 9 है एपी। इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? 3 + 9, और जो मिडिल टर्म है इसका डबल कर दो, आ रहा है इक्वल। तो अगर कोई भी 3 टर्म्स एपी में है तो उसमें ये कंडीशन होती है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो सम होगा वो सेंट्रल टर्म के डबल के इक्वल आएगा। तो क्या ये चीज समझ में आ गई कि a + c = 2 भी होगा? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है तो बताओगे? चलूं मैं आगे, क्लियर है सबको? ठीक है, आगे देखो। अब आपको पता ना तीनों का सम जो होगा 180 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा a + c + b = 180। अभी आपने कहा कि भैया a + c तो 2b के इक्वल है, तो क्या मैं a + c की जगह 2b लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो 2b + b कितने b हो गए? 3b, इक्वल टू क्या हो गया? 180। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 180/3। तो b आपका आ गया 60। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? b आपका क्या आ गया? 60 आ गया। चलो मैं आगे, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? कि a + c = ट्वाइस ऑफ b। यही है ना इक्वेशन 1? अगर मैं यहाँ b की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो a + c = क्या होगा? 120 होगा। एक इक्वेशन और आ गई आपके पास कि a + c = क्या हो गया? 120। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट? जहां डाउट होगा वही हैंड वेव कर देना। क्लियर है यहाँ तक? चलूं आगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया था आपको? याद है ना स्टेटमेंट क्या थी? कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लीस्ट एंगल के किसके इक्वल है? ट्वाइस। ग्रेटेस्ट एंगल हमने किसको लिया था? ए को। लीस्ट एंगल किसको लिया था? सी को। तो a = 2c बनता है। अब इस इक्वेशन पर आ जाओ, a + c किसके इक्वल है? 120। तो क्या मैं a की जगह 2c पुट कर सकता हूँ? तो 2c + c कितना हो जाएगा? 3c। 3c अगर आपका 120 के इक्वल है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c? दैट इज 40। ये क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखो, a + c आपकी सेकंड इक्वेशन जो हमने ली थी, अभी हमने फाइंड किया था ना, a + c 120 था, c की वैल्यू 40 आ गई, यहाँ पुट करो तो a भी आ जाएगा। a आपका आ गया 80, c आ गया आपका 40, और b आपने अभी फाइंड किया था, ये आपका आया था 60। आगे तीनों एंगल, आगे तीनों एंगल तो देखो, रिक्वायर्ड एंगल्स क्या होंगे? a, देखो ग्रेटेस्ट था ना, ग्रेटेस्ट ही आ रहा है। b क्या आ गया आपका? 60, और ये क्या हो गया आपका? लीस्ट एंगल दैट इज 40 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द एनर टर्म ऑफ 2 एपी, एक एपी कितनी है? 975। मान लो इसके एनर टर्म है स्मॉल ए है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवा चुका, और इस एपी की जो एनर टर्म है उसको क्या लेंगे? कैपिटल ए एन। आपको ये कहा जा रहा है कि जो इनकी एनर टर्म है वो सेम है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? आपको ये कहा जा रहा है इनकी जो एनर टर्म है वो सेम है, तो इसका मतलब यही हुआ ना, ए एन इज = कैपिटल ए एन। ये क्लियर है? ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो ए एन का मतलब मैं लिखूं a + n - 1 × d, और इस कैपिटल ए एन का मतलब क्या हो गया? a + n - 1 × d। बाकी तो सेम ही रहेगा। अब बताओ, यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो 9 है, तो मैं इसकी जगह 9 लिखूं, प्लस में क्या हो जाएगा? n - 1। 7 - 9 कितना होगा? -2। ये क्लियर है? इधर आ जाओ, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 24, तो आपने लिखा 24 प्लस n - 1। यहाँ पे d क्या होगा? 21 - 24 कितना? -3। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है तक? ये क्लियर होगी? यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको? n की। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हो गया ये क्वेश्चन? अब जो भी n की वैल्यू होगी वो आपको फाइंड भी करनी। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो n की वैल्यू, मेरे ख्याल से इसमें 16 ही आएगी, मान लो n की वैल्यू 16 आ रही है, क्या आ रही है? 16। तो क्या आप a16 जब आप फाइंड करोगे उसमें कॉमन डिफरेंस क्या लोगे? अगर मान लो n की वैल्यू 16 आ रही है तो इसका मतलब यही हुआ ना a + 15d। अब यहाँ d की वैल्यू में क्या रहा? भाई यहाँ तो -2 है, यहाँ -3 है, तो कैसे करें आप? थोड़ा जोर से बोलो। दोनों से
यस, दोनों से ही फाइंड करो। आप कहोगे फॉर फर्स्ट एपी जो डी -2 है तो -2 पुट करोगे, फॉर सेकंड एपी जो डी की वैल्यू -3 है तो इसमें 16 टर्म दोनों एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? अगर इतना क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन क्लियर ही है। आपको देखो कैसे करोगे इतनी बात। तो देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन में फर्स्ट एपी आपने यहाँ पर, ये सेकंड एपी है ना, सेकंड एपी इसको मेंशन करो यहाँ पर। इसकी अदर टर्म होगी एन, इसकी अदर टर्म को कैपिटल एन ले लिया। क्वेश्चन में कहा गया दोनों इक्वल, आपने इक्वल रखा। जब आप वैल्यूएशन पुट करोगे, तो आपकी जो एन की वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। भाई यहाँ पर एक ही जगह फर्स्ट टर्म आ गई 9, यहाँ पर टी 7 - 9 कितना हो गया -2। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 24, और यहाँ पर जो टी होगा आपका वो कितना होगा -3। तो ये हो गया 9। अब देखो -2 इंटू एन क्या होगा -2n, -2 इंटू -1 +2 होगा 24, -3 इंटू एन -3n, -3 -1 +3 होगा। जब आप इसको पुट करोगे एन की वैल्यू क्या आएगी 16 आएगी। पहले बताओ इतनी बात क्लियर हो गई आपको? क्लियर है आता? ठीक है। अब दोनों एपी से आपको 16 टर्म निकालनी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो अलग अलग। अब लिखोगे फॉर फर्स्ट एपी जो 16 टर्म होगी वो a+15d। फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म 9 थी, डी था -2, तो ये आ जाएगा -21। और सेकंड एपी जब आप 16 टर्म निकालोगे तो सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी थी 24, और इसका डी था -3, तो यहां से आएगा -20। वैल्यू देखो सेम ही आ रही क्योंकि उसने कहा अनदर टर्म इक्वल है। उसने कहा था ना आपको कि अनदर टर्म दोनों की इक्वल, और आपकी अनदर टर्म क्या आ रही थी 16 आ रही थी, तो दोनों की जो 16 टर्म वो इक्वल आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो फिर आपने कोई मानता दिखाई है, जो चीज वो कह रहा है वो तो prove ही नहीं होती। समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इफ सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म ऑफ एन एपी 7, तो मैं बोलूं a3 + a8 = 7, यहां से इक्वेशन बन जाएगी आपकी। फिर आपको कहा गया सम ऑफ 7 एंड 14 टर्म इज -3, तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी a7 + a14 = -3। दो इक्वेशन बन जाएगी, ए और डी आ जाएगा। क्या निकालना है 10 टर्म। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखो पहले केस में क्या कहा गया कि थर्ड और एट टर्म का जो सम है वो 7 है। थर्ड को मैं लिखूं a+2d, एट टर्म का मतलब हो गया a+7d, ये किसके इक्वल है 7। अब देखो a + a ये कितना हो गया 2a, 7d + 2d कितना हो गया 90। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई? क्लियर है तक? ठीक है। आगे देखो फिर आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया 7 टर्म और 14 टर्म का जो सम है वो -7 टर्म का मतलब a+6d, 14 टर्म का मतलब a+13d = क्या हो गया माइनस। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो a + a कितना हो गया 2a, 13 + 6 कितना हो गया 19d = -3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ये क्लियर हो गया? अब आप दोनों को सॉल्व करो। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन यही है ना आपकी 2a + 9d = 7, और सेकंड इक्वेशन क्या है 2a + 19d = -3। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ गया माइनस, ये भी माइनस है, ये प्लस, ये क्लियर है, ये दोनों कैंसिल। -19 + 9 क्या होगा -10d, और 7 + 3 कितना होगा 10, तो d की वैल्यू क्या होगी आपकी -7, तो d आपका कितना आ गया -7। ये क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया? ठीक है। अब d की जो वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ये इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ 19 है 9 है, ये ज्यादा इजी ऑप्शन। तो d की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2a + 9, इन प्लेस ऑफ d -1 पुट कर दे इक्वल टू क्या हो गया 7। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 8, तो -9 यहाँ के प्लस होगा, 9 + 7 कितना हो जाएगा आपका 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो a आपका हो गया 8, d हो गया आपका -1। अब आपको फाइंड क्या करना है 10th टर्म। क्या फाइंड करना है आपको 10th टर्म। तो 10th टर्म का मतलब क्या है a + 9d, a हो गया 8 + 9 × -1, तो ये आ गया -1। दिस इज द फाइनल। इज इट क्लियर? ठीक है।